सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब वाला, अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो JIT रिपोर्ट बनाई गई थी उसको मुस्तरद किया गया। साथ साथ जनाब आज कौमी असम्बली में एक करारदाद, आप ये कह लें कि एक बिल पेश किया गया और वो बिल पास कराने की कोशिश की गई। उसके कंटेंट पर कई लोगों ने एतराज़ उठाया, लेकिन किसी ने भी उस बिल की मुखालिफत नहीं की। ये बिल क्या है जनाब? ये बिल कुछ इस तरह का है कि तौहीन पार्लियामेंट, वो लफ्ज़ आपने सुना होगा कि जनाब पार्लियामेंट की अगर तौहीन की जाएगी तो क्या हो सकता है। पिछले दिनों कौमी असेंबली के जो इजलास हो रहे थे उसमें तौहीन पार्लियामेंट का लफ्ज़ निकलकर सामने आया। तौहीन अदालत तो हमने सुनी थी, लेकिन तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से आज बाकायदा तौर पर एक बिल पेश किया गया। इस्तेहकाक कमेटी को उसको भेज दिया गया है और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि जनाब 7 रोज़ के बाद 15 मई को जब कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया है उसके बाद इसमें बहस की जाएगी और इसको मंजूर कर लिया जाएगा और यह बाकायदा तौर पर तौहीन पार्लियामेंट का बिल मौजूद है। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। जनाब इमरान वसीम सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। इमरान वसीम साहब, सबसे पहले मैं जानूंगा, ये अरशद शरीफ कत्ल केस में हुकूमत की संजीदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। खुर्रम और वकार के दायमी वारंट भी नहीं जारी हुए। मज़ाहिर नकवी साहब का ये रिमार्क्स निकलकर सामने आया, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के। आज इस हवाले से क्या मामलात रहे, क्या पेशरफ्त हुई? जी बिल्कुल, एक तो चीफ जस्टिस की जानिब से जो पेशरफ रिपोर्ट आज पेश की गई अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से, उस पर आज बल्कि यूँ कह लें कि रिपोर्ट को तो अदालत ने मुस्तरद कर दिया और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि ये दिसंबर से जो अदालत ने इस मामले का नोटिस लिया था और आज तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बस वो तहकीकाती टीम जो है, जो स्पेशल JIT बनाई गई है, वो दुबई जा रही है, केनिया के लिए रवाना होने जा रही है, खतूत लिखे जा रहे हैं। बल्कि चीफ साहब ने तो ये भी कहा कि जब भी हम इस केस को टेकअप करते हैं, जब भी इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है, तब हमें उस केस की समाअत से चंद रोज़ पहले की पेशरफ रिपोर्ट जो है अदालतों में जमा करवाई जाती है कि जो पाकिस्तान के हुकाम हैं वो केनियन हुकाम के साथ मिल रहे हैं, केनियन हुकाम के जो केनिया के जो एम्बेसी के लोग हैं वहाँ के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। तो ये समाअत मुकर्रर होने के दिनों में ही क्यों ये सारी पेशरफ होती है? तो अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पे हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट दें। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप ने जो JIT बनाई है इसमें जो पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो अरकान थे उन्हें क्यों शामिल नहीं किया? उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस की थी और अब जब से ये नई स्पेशल JIT बनी है इसमें तो कोई पेशरफ हमें नज़र नहीं आ रही। तो 13 जून तक की मोहलत दी गई है, एक महीना और दे दिया गया कि आप प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करें। ठीक है। अच्छा, साथ साथ ये जो आज किया गया और ये कहा गया कि जनाब ये तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से है और जाहिर सी बात है ये 15 मई को कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया, उस वक्त तमाम चीज़ें होंगी, इस पर बहस होगा और यकीनी तौर पर कहा जा रहा है कभी इम्कान है इसको मंजूर कर लिया जाएगा। इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई आज? जी बिल्कुल, ये कानून तो ये आप कह सकते हैं कि एक रिएक्शन है जो एक इलेक्शन के हवाले से कानून अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया कि आप 14 मई को इलेक्शन करा दें। तो उसमें फिर जब ये मुतालबात सामने आए सियासी जमातों की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जब 14 मई के फैसले पर हुकूमती हुकाम जो है वो अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब ये मामला पार्लियामेंट में भेजा गया कि 21 अरब के फंड जारी किए जाए तो वहाँ पर फिर ये फंड जारी करने से इनकार कर दिया गया और उसमें एक नुक्ता ये निकाला गया कि अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होती है वज़ीर आज़म के खिलाफ या वफाकी काबीना के खिलाफ, तो दूसरी जानब ये पार्लियामान है जिसने इस पार्लियामान ने जो है वो आइन को बनाया है, उस आइन के तहत तमाम इदारे बने हैं। तो इस ईवान की भी एक जो है वो सेंटिटी है, इसका एक तकद्दुस है, एक वकार है। तो अगर वहाँ से अगर किसी वज़ीर आज़म को बुलाया जाता है, काबीना को बुलाया जाता है या हमारे ऐवान के लोगों को बुलाया जाता है, तो फिर जो हमें बुलाने वाले होंगे कंटेम्प्ट में, उन्हें हम तौहीन पार्लियामान में यहाँ पे बुलाएंगे, इस्तेहकाक कमेटी बनाएंगे। ये इससे पहले बाकायदा तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा। तो ये कानून बनाने की बातें की जा रही थी और कानून बनाने के हवाले से बल्कि खबरें तो अखबारात में 2 महीने पहले भी आना शुरू हो चुकी थी। तो अब इसके ऊपर अमली तौर पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया और अब ये तौहीन पार्लियामान का जो कानून है वो कौमी असम्बली में, इसके बाद फिर इसको पार्लियामेंट से, और फिर जब ये कानून की शक्ल अख्तियार करेगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि इसके ऊपर जो कानून है ये ऑपरेशनल हो जाएगा, इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, इसका जो है वो आप इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये नज़र जो आ रहा है वो जो इंटेंट है वो यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई हुई, क्योंकि हुकूमती वज़रा कह चुके हैं अगर वहाँ से हमें बुलाया गया तो यहाँ से हम जो हमें बुलाने वाले होंगे उन्हें यहाँ पे हम बुलाएंगे।
ठीक है, शुएब शाहीन साइन की और मीनवाइल तैयब बलूच हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी जरा मजीद बात करेंगे। तैयब, आपकी तरफ में आऊंगा, ये बताइएगा सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान के बाहर का तनाज़ा चल रहा था। आबिद ज़ुबैरी साहब भी पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, तफसीलन मैंने उनसे सारी चीज़ें मालूम की थी। मैंने उनसे पूछा भी था कि आपके खिलाफ कोई बगावत भी हो रही है, तो इस हवाले से मैं ज़रा डिटेल्स आपकी लूँगा, लेकिन शुएब शाहीन साहब ने भी जो ज्वाइन किया उनसे ज़रा मजीद बात कर लेते हैं। शुएब साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुएब साहब, ये आज जो बाकायदा तौर पर एक बिल आप समझ लें पेश किया गया है, अभी इसको मंजूर तो नहीं किया गया, इस पर बहस होगी। इसके कंटेंट पर काफ़ी ज़्यादा बात की गई कि जनाब ये जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो मुनासिब नहीं है, उसको चेंज किया जाए। लेकिन 15 मई को जब कौमी असम्बली का इजलास होगा उस वक्त इसको दोबारा बहस के लिए लाया जाएगा और यकीनी तौर पर इसको मंजूर कर लिया जाएगा। ये तौहीन पार्लियामेंट क्या कुछ लोगों के लिए ही है या ज़्यादातर जिस तरफ इशारा किया जा रहा है उन्हीं की तरफ है? देखिए, तौहीन पार्लियामान का कानून ऐसा सच तो कोई दुनिया में नहीं मौजूद है, और ऐसा कोई कह देना कि पार्लियामान की तौहीन हो गई है, ये उसूली तौर पर ही गलत है। पार्लियामान की तौहीन कोई क्यों करेगा? पार्लियामान कोई एक शख्स का नाम तो नहीं है। पार्लियामान तो नाम है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामान नाम है, सेनेट पार्लियामान नाम है नेशनल असम्बली का। तो अब अगर कोई शख्स गलत बात करता है या कोई गलत कोई गुफ्तगू करता है जो को वो खुद कहता है कि ये किसी भी जज के कंडक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते, या आइन मना करता है इनको, लेकिन इस आइन के मना करने के बावजूद ये बातें कर रहे हैं। ये है इनका अपना कंडक्ट पार्लियामान के पार्लियामेंटेरियंस का। दूसरी तरफ आते हैं, आर्टिकल 204 है कि जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उसकी भी ये वायलेशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसको रेजोल्यूशन के लेकिन सर इसमें एक बात जो आपने बात की है ना बिल्कुल दुरुस्त है। सर मैं शुएब साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो बात आपने कही बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये तौहीन पार्लियामेंट, बेसिकली पार्लियामेंट एक इदारा है, उसमें रुकने पार्लियामेंट मौजूद होते हैं, तो आप क्या रुकने पार्लियामेंट की कारकर्दगी पर तनकीद भी नहीं कर सकेंगे? ऐसा होगा फिर सर, फिर तो मामलात ही खत्म हो जाएंगे, आप किसी पर तनकीद ही नहीं कर सकते। वाला जमाना आ गया ना, ये तो फिर बादशाहत है ना कि आप अगर कोई गलत काम करते हैं, गलत कानून पास करते हैं, गलत गुफ्तगू करते हैं, तो आप उनको कहते हो कि ये चीज जो कुछ कह रहे हैं वो 100% दुरुस्त है। ये तो मेरा ख्याल है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं, ये इलीगल ये एक्ट्स पास कर रहे हैं। ये बेसिकली जिसको कहते हैं ना घबराहट में इनके पास कोई इनको समझ नहीं आ रहा कि पिछले 2 महीने 3 महीने से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करने के लिए पार्लियामान का रेगुलर इजलास नेशनल असम्बली का रखा हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए किस तरह हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक कर सकें, उनके पर काट सकें और इस तरह की कोई इश्यूज क्रिएट कर सकें जिसके जरिए कम से कम उनको कोई खतरा ना हो, कम से कम खतरा हो उनको। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, आज नहीं तो कल जब कोई ये चैलेंज हो जाएगा या कलअदम हो जाएगा। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के वाले से समाज चल रही है। पहले तो ये है कि एक्ट बन ही नहीं सकेगा, ये अगर बन भी गया तो ये चैलेंज हो जाएगा, और अगर चैलेंज हो के भी रहा तो जो नेक्स्ट असेंबली आएगी वो इसको विथड्रॉ कर लेगी, चेंज कर देगी। उसमें तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है ना कि उसके ऊपर एक्ट ऑफ पार्लियामान को आप जब चाहें सर वैसे यूजुअली तौर पर पाकिस्तान के अंदर ही देखा जाता है। आपको याद होगा सर वो पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने ये ऑर्डिनेंस तैयार किया, फिर तहरीक इंसाफ के दौर में इसको नाफिज करने की कोशिश की गई, फिर मुअत्तल किया गया। अब मुस्लिम लीग नून ने उसको बाकायदा तौर पर इस कानून के तहत गिरफ्तारियां की हैं। ये आप तो सर रुकने पार्लियामेंट भी इस हवाले से उनकी कोई बिल बन जाए, कोई कानून बन जाएगा, जो नए आने वाले लोग होंगे पार्लियामेंट होंगे वो उसको कैसे अंडू करेंगे? वो कहेंगे यार हमारे लिए फायदेमंद होगा ये तो आगे चल के भी। नहीं, आने वाले पार्लियामान भी उसको बिल्कुल अंडू कर सकती है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि आइन के मुताबिक अगर जो पार्लियामान आइन कानून बना सकती है वही पार्लियामान कानून को तब्दील भी कर सकती है। वो सिंपल मेजॉरिटी के जरिए कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई भाम और पाबंदी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकी नीयत जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को अटैक करना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काटना, और आम आवाम को भी जो इनसे नफरत का इजहार करती है उनके लिए रास्ते में रुकावटें पैदा करना, डर और खौफ की फिजा पैदा करना, इनका मकसद नेक नीति से जो पार्लियामान की इज्जत और तौकीर बरकरार रखाना नहीं है। और पार्लियामान की तौकीर उनके कंडक्ट से होती है, उनके किरदार से होती है, आइन पे अमल दरामद से होती है। आइन को तो वो पामाल कर रहे हैं खुद, आइन की वो जो है वो अमलदारी की बजाय आइन का सिर्फ वो क्या कहते हैं गोल्डन जुबली तो मना रहे हैं, हालांकि उनको बरसी बनानी चाहिए। आइन कहता है 90 डेज में इलेक्शन कराएं, वो कहते हैं हम नहीं कराते। आइन कहता है आप इलेक्शन कमीशन को फंड्स दें, नफरी दें।
तो इलेक्शन तो अब वैसे भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना, अगर आप करवा नहीं सकते, अब तो नहीं हो सकते, इतना टाइम कम रह गया, 3-4 दिन को। देखिए इलेक्शन तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इलेक्शन कराने हैं ना इन्होंने तो भाई क्यों ना वक्त पे कराएं। तो बात यह है कि एक है सुप्रीम कोर्ट की जज एग्जीक्यूट ना करना, इनका अमल दरामद ना करना, दूसरा आइन पे अमल दरामद ना करना। तो इनको तो आइन पे पाबंदी के लिए अपने दामाद उठाने चाहिए, ना कि आइन की पामाल। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, आपकी आवाज़ भी कट रही है। तो तैयब बलूच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे ही मजीद बात करते हैं। तैयब, ये तनाज़ा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार का, अब ये तनाज़ा ख़त्म हो गया है। मैंने आपको बताया, जैसे आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे, मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपके खिलाफ भी कोई बगावत वाला मामला चल रहा है, तो उन्होंने कहा बगावत तो वो करेंगे ना जिनकी बाकायदा रुकनीत होगी, जो रुकनीत ही नहीं है तो बगावत कैसे कर सकते हैं। ये मामला था क्या और अब किस तरह से सॉर्ट आउट हुआ ये तैयब? जी, सबसे पहले तो ये खुशी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के दरमियान जो तनाज़ा था वो अब थम चुका है और इसका जो है वो हल निकल चुका है। दोनों फ्रीकैन जो है वो आज जब समाअत हुई, समाअत से कबल तकरीबन दोनों फ्रीकैन जो है वो एडवोकेट जनरल सिंध के कमरे में बैठे और वहाँ पे बैठ के दोनों ने मुशावरत की और जो भी एक दूसरे के शिकवे थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पाकिस्तान बार कौंसिल से और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, वो तमाम शिकवे जो है वो दूर कर दिए गए। और उसके बाद जब केस की समाअत शुरू हुई तो इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दरखास्तों के काबिल समाअत होने या इन मामलात पे जाती, तो वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि अब हम जो है वो एक नतीजे पे पहुँच चुके हैं, तो अगर अदालत चाहे तो हम अपने टर्म्स और TOR थी या जिस तरीके से मामला हल हुआ वो फिर अदालत को उस हवाले से आगाही दी गई। और जिसकी तस्दीक वहाँ पर मौजूद ये शुएब शहीन साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, तो ये सब ने उसकी तस्दीक भी की कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के दरमियान जो तनाज़ा है वो हल हो चुका है। और यहाँ पर पाकिस्तान बार कौंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके चेयरमैन का ये कहना था कि हम यही चाहते हैं कि सदर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है आबिद ज़ुबैरी साहब, अगर वो शफकत का मुजाहरा करें अपने उन अरकान के साथ जो उनकी शायद ग्रुप से नहीं है, तो वो फिर मामला जो है वो हल हो सकता है। अगर वो उनकी राय भी लें और जो अक्सरियत के साथ राय आए तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो उस चीज़ को जो है वो काबिल अमल समझे, तो फिर ये मामला ही जो है वो नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अकलियत की राय जो अक्सरियत पर नाफिज की जाती है तो फिर मसाइल जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। अब जब आपने पूछा कि मसला क्या था, मसला अगर मैं आपको बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो है वो टोटल 17 मेंबरान है, तो उन 17 में से 7 मेंबरान जो है वो तो सदर और सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के साथ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं उनके साथ है, लेकिन 10 अरकान जो है वो उनके ग्रुप में से नहीं है, वो मुखालिफ ग्रुप के जो है वो हैं शामिल हुए। तो अब जब कोई भी फैसला किया जाता है तो उस फैसले में जो है उन 10 अरकान का ये कहना है कि हमसे मुशावरत जो है वो नहीं ली जाती। दरअसल ये मामला कुछ बिगड़ा इस वजह से भी था कि सदर आबिद ज़ुबैरी की जानिब से जो है वो लाहौर में एक इजलास तलब किया गया था 11 बजे, लेकिन सदर साहब जो है वो मसरूफ़ थे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पे, तो उनको जो है वो देर हो गई, तो उन्होंने पहले ही फ़ोन पे बता दिया कि हम रात को जो है वो 7 बजे इजलास कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ, जब फ्री होके आऊँगा तो उस वक्त इजलास हम कर लेंगे। लेकिन फिर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो 10 मेंबरान हैं उन्होंने बैठकर उसी मुकर्रर वक्त पर यानी कि 11 बजे ही इजलास भी कर दिया और उसके मीटिंग वगैरह जो है वो भी जारी कर दिए। फिर उसके बाद जब सदर साहब लाहौर पहुँचे आबिद ज़ुबैरी साहब, तो वो जब लाहौर पहुँचे तो उन्होंने फिर अपना इजलास बुलाया, तो उनके इजलास में दूसरे 7 अफराद जो है वो शामिल हुए। तो फिर उन्होंने जो है वो पहले जो इजलास हो चुका था उसके इजलास की कार्रवाई को जो है वो मुअत्तल करके अपने जो कार्रवाई थी और उसके जो मिनट्स थे वो जारी कर दिए। तो यहाँ से फिर तनाज़ा बढ़ा और ये जो 10 अरकान थे इन्होंने फिर पाकिस्तान बार कौंसिल को लिखा कि भाई यहाँ पर जो हमारी राय नहीं ली जा रही और हमारा जो इजलास हुआ था उसको सदर की जानिब से सस्पेंड कर दिया गया। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल ने डिसिप्लिनरी कार्रवाई की और डिसीट कर दिया सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को, और सदर को भी काम से रोका था, जिस वजह से ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। लेकिन आज अच्छी खबर ये निकली कि दोनों फ्रीकैन ने मिल बैठकर ये मामला जो है वो हल कर लिया। और ये दोनों फ्रीकैन की जानिब से कहा क्या गया, जरा एक शॉर्ट में आप सुना दूं आपको, फिर इस सवाल से मजीद भी सवाल करूंगा। अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे जो पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदगी का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उसमें अगर ये तफरीक होती तो ज़्यादा नुकसानदेह होती थी। अब ये सॉर्ट आउट हो गया, दैट्स रियली गुड थिंग।
जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि पोलराइजेशन जो है वो हमारी आवाम से लेकर इवन के सुप्रीम कोर्ट और फिर ये जो है वकला तंजीमों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन वकला तंजीमों ने जो है रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की हुक्मरानी को जो है वो सामने रखते हुए अपने मसाइल जो है वो हल कर लिए हैं। तो इसका जो इम्पेक्ट है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, और इस इम्पैक्ट से जो है खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवाइड है उसको भी जो है कम मिनिमाइज करने का ये मौका जो है वो मिल सकता है कि आइन की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती के ऊपर तमाम जो स्टेक होल्डर हैं या लीगल फ्रेटर्निटी अगर वो मुतफिक हो सकती है तो जजेस जो है वो क्यों मुतफिक नहीं हो सकते। तो इसी वजह से अगर ये तनाज़ा बढ़ता जाता तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी जो है वो काम ना कर सकती अपने तौर के ऊपर सही तौर पर, और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल भी जो है वो कार्रवाई ना कर सकती। तो इसी वजह से आज जब जजमेंट्स जब ऑर्डर लिखवाया जा रहा था तो उसमें फिर ये भी जजेस साहब ने कहा कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पाकिस्तान बार कौंसिल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है, और जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई की है, वो सारी की सारी कार्रवाई वापस। चले, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। जब इमरान वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान वसीम साहब, गुज़िश्ता रोज मैं एक गुफ्तगू देख रहा था शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वो गुफ्तगू, तो उन्होंने कहा भाई हम क्यों दें, अगर अदालत मांगती भी है, प्रोसीडिंग्स मांगी गई थी अदालत की जानिब से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के वाले से कि भाई आप कौमी असेंबली की जो 5 नशिस्तें हुई हैं, पिछले इजलासेस हुए हैं, उनकी जरा रिकॉर्डिंग लेकर आए, देखें क्या किसी ने क्या कहा है। तो शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे थे कि जनाब क्यों दें, अदालत का ये इस्तेहकाक ही नहीं है, वो मांग ही नहीं सकती और ना हम प्रोवाइड करेंगे। देखें सलमान, एक तो अभी तैयब बलोच जो बात कर रहे थे, जो वकला ने आज एक बड़ा अच्छा एक सेटल किया अपने इशू को, इसमें मैसेज दिया गया है, तमाम लोगों को मैसेज दिया गया जहाँ जहाँ इख्तलाफात मौजूद है, जहाँ जहाँ पर तकसीम मौजूद है। मैसेज ये दिया गया कि जब आप किसी टेबल पे बैठते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो आपके जितने भी इख्तलाफात हों, जितने उस इख्तलाफात की जो खाई है जितनी गहरी हो, लेकिन आप टेबल पे बैठेंगे आप उनको हल कर सकते हैं। जब आप मेरी बात सुनेंगे, मैं आपको अपनी बात सुनाऊंगा, तो आप ये चीज़ों को हल कर सकते हैं। अभी वकला का तनाज़ा शुरू हुआ, पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोगों को फारिग कर दिया, सुप्रीम कोर्ट वालों ने पाकिस्तान बार कौंसिल के लोगों को फारिग कर दिया, सस्पेंड कर दिया, रुकनीत को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली टेबल पे बैठे तो मसले का हल निकल आया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम नजर आती है, तो वहां पर भी अगर ये मिल बैठे तो मेरे ख्याल से जजेस के जो इख्तलाफात हैं वो भी दूर हो सकते हैं। और फिर इसके हट के हमें जो एक तनाव नजर आता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पार्लियामेंट को हुक्म दिया, एजी साहब से कहा कि आज अपना रिकॉर्ड जो है आप इस कानून के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, आप आज तक सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। तो अब तक की इतलात के मुताबिक तो वो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हुआ। कल ये खबर मीडिया पे चल चुकी है, मीडिया पे खबर दी जा चुकी है कि फैसला ये हुआ है कि स्पीकर ऑफिस की तरफ से ये रिकॉर्ड जो है, लेटर अटॉर्नी जनरल साहब ने लिख दिया है स्पीकर ऑफिस को कि ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस केस में जमा करवाया जाए। लेकिन अभी तक अटॉर्नी जनरल साहब के उस लेटर का स्पीकर ऑफिस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। आज भी हमारी बात हुई अटॉर्नी जनरल से, उन्होंने कहा कि उन्होंने लेटर लिखा है और लेटर का भी मुझे जवाब नहीं आया, जो भी वहाँ से रिस्पांस आएगा मैं वो रिस्पांस जो है वो कन्वे कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्ड वहाँ से हासिल करके अदालत में जमा करवा सकूँ। लेकिन दूसरी जानिब, जैसा कि आपने खुद जिक्र किया शाहिद खाकान अब्बासी का, सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी नहीं, हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों के कई रहनुमा हैं जिन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अगर हमसे ये रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती रही है हालिया रिसेंट पास में, हम उन केसेस की कार्रवाई का रिकॉर्ड फिर सुप्रीम कोर्ट से भी मंगवा सकते हैं। अच्छा, तो ये वाकई में ये जो बात मैंने आपको कोट की है कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ही नहीं है, ये बात किस तरह से कही जा सकती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो मंगवा सकती है, नहीं मंगवा सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दोनों इदारे हैं। देखें ना, जो अभी हम यही बात कर रहे थे ना कि देखें जो इख्तलाफात जब इस नहज तक पहुंच जाएं, जब एक दूसरे के साथ मुकाबला लगा हो, जब एक दूसरे की सर्वाइवल की एक आप कह लें कि एक कंपटीशन हो कि वो अगर हमें बुलाएंगे तौहीन अदालत में तो हम उन्हें तौहीन पार्लियामेंट में बुला लेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट हमसे रिकॉर्ड मांगेगी तो पार्लियामेंट में क्या तकरीरें की गई? माजी में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो ऐसे रिकॉर्ड जो हैं वो अदालत उज़्मा में पेश होते रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। लेकिन माजी में जब रिकॉर्ड मांगे जाते तो हम ये भी देखते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इत्तेहाद होता था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी यूनिटी नजर आती थी, उनके फैसलों में भी यूनिटी नजर आती थी, इख्तलाफ होता था लेकिन इख्तलाफात भी इस तरीके से वाजे या वाजे होकर ये भी तो बेसिकली एक अहकामात ही हुए ना कि आप ये जो कौमी असेंबली के जो इजलास हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स हमें फराहम करें, और अगर नहीं मानते तो ये भी तो तौहीन अदालत ही होगी ना, ये भी एक तरीके का हुक्म ही है ना, ऑर्डर ही है। नहीं सलमान, जो आड़ ली जाती है ना, आड़ यहाँ पे ये ली जाती है। अब हुकूमत क्या कह रही है? 14 मई के फैसले को हुकूमत क्यों नहीं मान रही? हुकूमत ये कह रही है कि हम 3
का फैसला मानते नहीं जजेस का, हम तो 4-3 का फैसला मानते हैं। 4-3 के फैसले में तो ये दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई थी। 4-3 के फैसले में सोमोटी की कार्रवाई को ड्रॉप कर दिया गया था। तो हमारे पास तो 4-3 का फैसला है। जब हमारे पास अक्सरियत का फैसला है तो ये 3 का फैसला मिनॉरिटी का फैसला है। अब इसी वजह से तो हुकूमत ने नजरसानी की दरखास्त दायर नहीं की। लाहौर में चीफ साहब ने जो खिताब किया, बेंच में बैठ के चीफ साहब ने जो रिमार्क्स दिए, चीफ साहब यही कह रहे हैं ना कि हमारा एक फैसला है, उस पर नजरसानी की दरखास्त नहीं आई। हुकूमत कह रही है नजरसानी क्यों दायर करें, जब नजरसानी दायर करेंगे तो हमारा जो नैरेटिव है और जो कौमी असम्बली ने करारदाद पास की है कि फैसला 4-3 का है, 3 के फैसले को नहीं मानते तो नजरसानी अगर दायर करेंगे तो फिर हमने 3 के फैसले को मान लिया कि फैसला 3 का है, उस पर रिव्यू के लिए गए। तो ये झगड़ा ये चल रहा है दरअसल। तो अहकामात जो हैं, ठीक है, चलो मुझे ब्रेक लेना है। हमारे साथ मौजूद रहेगा इमरान वसीम भी मौजूद हैं, साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात। उनसे ज़रा मज़ीद बात करेंगे। मईशत की सूरत हाल क्या है, क्या वजूहात हैं कि IMF से अभी तक हमें बेल आउट पैकेज नहीं मिल पा रहा है। और आज तो मेरे ख्याल से गालिबन शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इसकी तस्दीक या तब्दील करेंगे। मूडीज़ ने भी कह दिया कि अगर बेल आउट पैकेज नहीं मिलता है तो पाकिस्तान फिर डिफॉल्ट कर जाएगा। शाहिद साहब सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने जो मूडीज़ का जिक्र किया सही है, ये ऐसा ही है? देखिए बात यह कि पाकिस्तान के दुश्मन तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें IMF का प्रोग्राम 100% मिलेगा, ताख़ीर हो सकती है, लेकिन ये कहना कि वो नहीं मिलेगा ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात है। हम IMF के मेंबर हैं, हम उनकी शराइत जब मानेंगे कानूनन वो इस बात के उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमें कर्जा दें, और हम चूँकि बेचैन है कर्जा देने के लिए, इसलिए ये बात करना बिल्कुल गलत है कि वो पैसे नहीं देंगे या हम डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे। ये बात तो ज़हनी तौर पर हमें निकाल देनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी, ये इम्कान नहीं है। हाँ, अगर ताख़ीर होती है फिर भी हम बजट पेश करेंगे, फिर भी वो बजट अप्रूव होगा, इसलिए कि बजट में होते हैं तखमीने। तो हम बजट नहीं बताएंगे, हमें तवक्को है कि IMF से हमें इतना पैसा मिलेगा, हमें तवक्को है कि दोस्त ममालिक से इतना पैसा मिलेगा। उस तवक्कुआत के बेसिस पर तखमीने में बजट पेश भी हो जाएगा और बजट मंजूर भी हो जाएगा। इसलिए इतना ज़्यादा खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, बहुत से दोस्त ममालिक हैं, चाइना है जो हर हालत में अपनी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि इसमें IMF का रवैया पाकिस्तान के साथ मुआंदाना है। अमेरिका के इशारे पर वो ताख़ीर कर रहे हैं ताकि हमारी शराइत जो है वो ज़्यादा सख्त हो सकें। लेकिन हमारे हुकूमत ने कोशिशें की हैं, उनकी भी गलतियाँ हैं। लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको रिकॉर्ड पर ये बता दूं कि हमने मदद तलब की थी अमेरिका से कि जी आप IMF से सिफारिश करें। वो सिफारिश क्या, वो तो हुक्म दे सकते हैं, इसलिए कि वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, दे कैन ऑर्डर IMF। लेकिन उनकी स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या कहा है वो मैं आपको बता दूँ। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा अगर पाकिस्तान को IMF का कर्जा बहाल कराना है तो मईशत के शोबे में इस्लाहात करे, वो रिफॉर्म्स करे। और IMF ने ये कहा है कि जी आप अगला बजट जो बनाएंगे उसमें हमसे टेक्निकली मुआवनत करें, यानी वो ये चाहेंगे कि 18% अगर GST हमने बढ़ाया है 17 से 18 तो उसको अगले साल भी बरकरार रखें। तो वो उन चीज़ों पर अपना असर रसूख और अपने मुतालबात मनवा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सोच गलत है कि हमें पैसा नहीं मिलेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो देना पड़ेगा, कानूनन वो पाबंद है और हम लेंगे। अच्छा, लेकिन सर ये भी तो बात है ना कि ये पिछले 3-4 महीने से मामला चल रहे हैं। हमने देखा स्टाफ लेवल का मुआहदा, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले शराइत सामने रखी गई, वो भी पूरी कर दी गई। शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद लैतो लाल का इजहार किया जा रहा है। ये मामला जुलाई में बेल आउट पैकेज की तो म्याद वैसे भी खत्म हो जाएगी ना सर, या नहीं ऐसा? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जून में खत्म हो जाएगी, 30 जून को खत्म। उससे पहले हमें पूरा पैसा मिलना है और मिल जाएगा। लेकिन आप की बात ये बिल्कुल सही है कि मैंने जैसे कहा अमेरिका के इशारे पर IMF हमें तंग कर रहा है, लेकिन अगर ऑन द टेबल हम देखें, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली देखें, तो IMF को जवाब हमने ज़रूर दिया है कि आप जो है ना वो नए शराइत आयद करते रहें। मसलन उन्होंने कहा था कि जी आप दोस्त ममालिक से मदद क्या कमिटमेंट करें, वो हमें मिल गया। लेकिन एक फिगर सामने आ गया कि बजट, आपको भी इल्म है कि हमारा जो टैक्सों की वसूली में 381 अरब रुपए की शॉर्टफॉल आ गई। आपने देखा तिजारत, तो ये जब हो रही तो इसको आप पूरा करें। फिर वो 21 अरब डॉलर देने की, 21 अरब रुपए देने की बात आई, वो कह रहे हैं इसका क्या होगा। तो उनको जवाब तो मिले हैं। दूसरी बात ये थी कि हमें
पाकिस्तान में एक बेयकीनी की कैफियत है। हमें ये भी सोचना है, IMF भी ये सोच रहा है कि अगर खुदा न खास्ता होगा नहीं, पाकिस्तान में कोई हुकूमत की तब्दीली आती है तो फिर बजट पास हो सकेगा नहीं हो सकेगा, तो वो वेट एंड सी तो ज़रूर कर रहे हैं, थोड़े ताखीरी हरबे भी कर रहे हैं। हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, उन्होंने भी गलतियां की हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी गलतियां की हैं, डार साहब ने भी गलतियां की हैं। वेट एंड सी की जो आप बात कर रहे हैं सर, ये हुकूमत की तब्दीली के हवाले से आप कर रहे हैं कि IMF शायद इस चीज़ की वेट कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली सर अभी फिलहाल इलेक्शंस करीब होते हुए नजर नहीं आ रहे, ये बात उनको भी शायद गालिबन पता ही होगी। नहीं, वो देखिए ना, जो हमें बताया वो तो एक अलग बात है। और सूरत हाल ये है कि एक मसला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, उनके भी अपने, तो वो उसका वेट एंड सी का मतलब यही होता है, कल को क्या फैसला आ जाता है, क्या सूरत हाल हो जाती है, वो वेट एंड सी। उनको कोई जल्दी नहीं है, जल्दी हमें है, लेकिन ऐसी भी जल्दी नहीं है कि हम खुदा न खास्ता परेशान हो जाएं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर बजट जब हम पेश करेंगे उस वक्त तक भी अगर मंजूरी नहीं आती तो कोई बड़ा मसला इसलिए नहीं है कि हमारा दोस्त चाइना जो है वो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान को मुश्किलात में ना आने दे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जो पॉलिसी, सबसे अहम बात चाइना को कंटेन करना, और चाइना को कंटेन करने के लिए CPEC को नुकसान पहुंचाना। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुश्किलात में आया, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, तो सारे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन सब कहेंगे जी ये CPEC, और अगर CPEC पर झटका लगा तो उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में 1000 अरब डॉलर उन्होंने लगाना है चाइना ने, तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा। इसलिए अभी तो हमें कोई खतरा नहीं है, अभी तो हो जाएगा काम। मुझे जो फिक्र है वो 2024 में हमें कोई 25 अरब डॉलर पे करने हैं, 2025 में फिर यानी 26 तक हमें 75 अरब डॉलर पे करने हैं। वो खतरा 2024 में सामने आएगा। अच्छा, 2025 तक मैंने सुना था सर 27 अरब डॉलर हमने पे करने हैं, अब आप कह रहे हैं 75 अरब डॉलर पे करने हैं। मैं बिल्कुल अर्ज कर दूं, मैंने ये कहा है कि 2024 में 25 अरब डॉलर, 25 में 25 अरब डॉलर और 26 में 26 अरब डॉलर, और ये जो 2 महीने रहते हैं इसमें तकरीबन 3 अरब डॉलर, इस तरह 78 अरब डॉलर हमें पे करने हैं। और लेकिन जून तक 3.7 करने हैं, जिसका इंतजाम हम बड़ी हद तक कर चुके हैं और कर लेंगे, उसमें हमें कोई खतरा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा भी कोई छोटा मुल्क नहीं है, लेकिन मसला ये होता है कि जब सियासी बेचैनी होती है और मामलात वहाँ चल रहे होते हैं आला अदलिया में, उनका बेयकीनी की एक कैफियत है। उस बेयकीनी कैफियत में चाइना, वो IMF ये सोचता है कि अगर कुछ तब्दीली आ गई, कुछ हो गया, तो हमारे एग्रीमेंट का क्या होगा। तो वो कहते हैं चलो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, इसको कहते हैं वेट एंड सी, वेट एंड सी करते हैं। लेकिन देना पड़ेगा, ये सोचना कि वो इनकार कर सकते हैं, उनका बात आपकी सर दुरुस्त है बिल्कुल। मैं यहाँ पे सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं। सर ये अप्रैल मई के महीने में ही खान साहब की हुकूमत गई थी, ये उन्होंने ही जाहिर सी बात है इस चीज़ का मुआहदा किया था, और ये हुकूमत वही मुआहदे की आखिरी किस्त लेना चाह रही है। अब उसकी म्याद आप खुद कह रहे हैं कि 30 जून तक है। सर 1 साल वेट एंड वॉच किया IMF ने, अब 1 महीना क्या मजीद वो वेट एंड वॉच पे रहेगी? क्योंकि 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तो तब्दील नहीं होती ना सर। नहीं, उन्होंने वेट एक नहीं कहा है, उन्होंने बीच में हमें एक किस्त दी थी, आपको याद होगा मिफ्ता के ज़माने में एक हमें किस्त मिल गई थी। उसके बाद हमने जो बजट पेश किया था वो IMF के साथ मामला जो तय किए थे उसके खिलाफ था। तो उन्होंने ये बहाना बनाया, या हमने उनको एक्सक्यूज दिया कि जनाब जो आपने हमसे मामला तय किए थे आपने उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। तो उन्होंने कहा ये बजट आपने कैसे किया, इसको आप ठीक करें। तो आपने देखा कि सिमनी बजट आया, फिर हमने कुछ बरामद कुनंदगान को कुछ कंसेशन दिए बिजली के बिल में, आपको याद होगा। उन्होंने कहा ये तो आपके साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो गई। तो बदकिस्मती से हमारी अपनी मजबूरियां थी, हमने उस मामला तय किए थे, उनसे हमने डेविएट किया मजबूरियों की वजह से, और उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। तो ऐसी एक सिचुएशन आ गई है। लेकिन ये समझना कि जब से चल रहा है ऐसा नहीं है। अभी नवंबर में हमें किस्त मिलनी थी, उसके बाद हमारे कुछ मसले पैदा हो गए। आपने देखा हमारा डॉलर गिरा, ये कहा गया जी स्मगलिंग बढ़ गई है, हंडी हवाले का कारोबार बढ़ गया है, रुपए की कदर गिर गई है, बजट खसारा बढ़ गया है। ये सारे मसाइल से उनको मौका मिलता गया। अब ये कोalition गवर्नमेंट है, उनके ऊपर भी प्रेशर था, वो भी गलतियाँ भी करते रहे, दबाव में भी आते रहे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल आ गई है जिसमें पाकिस्तान फंस गया है। लेकिन मैं जिस चीज़ को बार बार कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान का ये हक है कि वो हमें वो कर्जा दे, क्योंकि हम उनके मेंबर हैं, हमने उसमें सब्सक्राइब किया हुआ है। वो तो देना पड़ेगा, ताखीर कर सकते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क हैं, हमारे दोस्त हैं, सऊदी अरब है, UAE है, चाइना है, वो हमें अभी फिलहाल निकाल लेंगे। यानी मुझे 30 जून 2024 तक को 23 तक कोई खतरा नजर नहीं आता, सब कुछ हो जाएगा, बजट भी पास हो जाएगा। उसके बाद मसला आएगा
जब हमें 25 अरब डॉलर 2024 में पे करने हैं। सर आपने कहा ना 2 महीने के अंदर हमने 3 अरब डॉलर्स पे करने हैं, हमारे जो रिजर्व हैं वही 3 अरब डॉलर के करीब ही हैं, जिसमें से गालिबन जो 1 अरब डॉलर है या 2 अरब डॉलर है इस सऊदी अरब की तरफ से सिर्फ आपके पास डिपॉजिट किया गया है, इसको आप यूज नहीं कर सकते, ऐसा ही है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे रेमिटेंसेस भी आ रही हैं। आप ये भी तो देखिए ना, हमारा करंट अकाउंट पिछले महीने सरप्लस था। मैंने जैसे कहा बड़ा मुल्क है, गलतियां हमने की हैं, झटका उठाया है, लेकिन हमारा करंट अकाउंट सरप्लस भी हुआ है। कुछ एफडीआई भी आ सकता है, रेमिटेंसेस भी आ सकती हैं, हम इंपोर्ट्स को भी कर्टेल कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट बढ़ सकती हैं, कुछ दोस्त ममालिक से मजीद पैसा मिल सकता है। अभी देखिए चाइना ने तशरीफ लाए थे, तो चाइना के वजीर खारजा उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात किए, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, गौर किया है, वो हर हालत में अपने मुफाद में पाकिस्तान को फिलहाल बचा लेंगे, इसलिए हमें आगे का सोचना, ये तो हो ही जाएगा। सही सर, मैं अगर आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूं, ये आने वाले वक्तों में डॉलर मजीद कितना ऊपर जाएगा या नीचे आने के चांसेस हैं? देखिए जितना गिरना था बड़ी हद तक ये गिर चुका है, कोई थोड़ा बहुत छोटा मोटा इंप्रूवमेंट हो सकता है 30 जून तक, अल्टीमेटली फिर दबाव पड़ेगा अगले माली साल में। लेकिन अब ये समझना, जिन्होंने सट्टेबाजी में फ़ायदा उठाना था उठा लिया, स्मगलिंग ने उठा लिया, अब हुकूमत भी कॉन्शियस हुई है, हमारी अफवाज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं कि स्मगलिंग रोक रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई बड़ा दबाव डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर पर अभी मुझे फिलहाल इस माली साल में नजर नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शायद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी 400 पॉइंट्स की मंदी देखी गई है। डॉलर के वाले से काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही है, मईशत के वाले से काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही हैं। कफील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, बोल बाजार हमारा एक सेगमेंट होता है, ज़्यादा मजीद बात करेंगे। कफील बताइए, ये मंदी का रुझान क्यों देखा गया आज? देखें, स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट था IMF के साथ, उसमें जो है वो ये अब जो इम्कानात हैं वो खासी हद तक मादूम हो चुके हैं पाकिस्तान से। तो उसके बाद एक खबर तो ये थी, फिर उसके बाद जो दूसरी जो सबसे अहम खबर थी, खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है, और उसके बाद मार्केट जो है वो 455 पॉइंट उसकी जो है वो क्लोजिंग हुई है, और तकरीबन हम बात कर लें तो 41,373 के लेवल पर मार्केट जो है वो बंद हुई थी। मजमूई तौर पर अगर हम बात कर लें पूरे दिन में 350 कंपनी के शेयर्स में कारोबार हुआ है, जिसमें 255 जो है उसमें कमी, और जबकि 82 में जो है वो इजाफा देखा गया। तो ये मार्केट की जो है वो पूरा सेंटिमेंट और तमाम जो स्क्रिप्ट थे वो नेगेटिविटी में जो है वो आज शो किए गए। इसी तरह अगर हम बात कर लें इंटरबैंक मार्केट की, तो उसमें जो है वो 99 पैसे का इजाफा हुआ है इंटरबैंक में, और जो डॉलर है वो 284 रुपये 84 पैसे की सतह पर जो है वो बंद हुआ है। और ओपन मार्केट की अगर हम बात कर लें तो इसमें तकरीबन 2 रुपये का इजाफा देखा गया है, और 289 रुपये के लेवल पे है जो ओपन मार्केट में डॉलर है वो क्लोज हुआ है। तो इस तरह ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट था वो खासा नेगेटिव था, और डॉलर एक बार फिर जो है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। तो डॉलर मजीद आने वाले हफ्ते में मजीद बढ़ेगा ही? देखिए, इंटरबैंक मार्केट में जो हमारी मलिक बोस्तान से जो कि करेंसी एसोसिएशन के बाकायदा चेयरमैन भी हैं, उनसे हमारी बात हुई, उनके मुताबिक किसमें सेंटिमेंट तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान की तरफ जो ये इम्कान खासे कम हुए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद, तो डॉलर की यकीनन कमी है, और इसके बाद यकीनन में इजाफा जो है उनके मुताबिक जो है वो देखा जा सकता है। ये किस हद तक बढ़ सकता है? ये 300 तक जा सकता है? 300 के बकौल जो मेरी बात हुई है अब से कुछ देर कबल मलिक बोस्तान से, तो उनके मुताबिक 300 के जो है वो आसपास वो देखना है, और उनका कहना है कि इसमें इजाफा ही देखा जाएगा, जैसे कि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है, और हुकूमती इक़दाम और हुकूमती जो तमाम पॉलिसीज़ हैं वो अब तक किसी हद तक जो है वो कामयाब होती दिखाई नहीं दी, और यही वजूहत है कोई एग्रीमेंट ताहाल नहीं हो सका। ठीक है, एग्रीमेंट ताहाल कोई नहीं हो सका है, लेकिन ये डॉलर की कमी की वजह से डॉलर की कीमतों में इजाफा हो रहा है या गैर यकीनी की सूरत हाल में? देखिए, अनसर्टेनिटी भी है ओवरऑल, जो सियासी इस वक्त महाजराई चल रही है वो भी जारी है, और उसमें ज़ाहिर है जो डॉलर की कमी है, आती इम्पोर्ट उसके ऊपर बैन है, वो तमाम चीज़ें हैं, इसकी ये भी वजूहत है जो अब तक उनके सामने कहना है। ताम उनको ये कहना जरूरत है कि ये सबसे आज जिस तरह ये 284 के लेवल पे है ये डॉलर, इस वक्त इसमें मजीद इजाफा जो है वो बहुत आइंदे चंद दिनों में। अच्छा, अब ज़्यादा फर्क तो नहीं है ना ये इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में? 289 इस वक्त ओपन मार्केट में ट्रेड कर रही है, और 284.84 जो है वो इंटरबैंक के रेट है जी। अच्छा, थैंक यू सो मच कफील, हमारे नुमाइंदे हमारी सारी डिटेल्स बता रहे, तो कह रहे थे कि जनाब सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब इस वजह से होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि जनाब ये 300 तक टच कर जाए, और उसकी वजह ये है कि मुल्क के अंदर जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इस वक्त जो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत है 289 हो चुकी है, और आप समझ सकते हैं कि इसका सीधा सीधा दारोमदार दीगर अशिया पर भी होता है, दीगर चीज़ों पर भी होता है, क्योंकि आप जब भी कोई ट्रेड करते हैं पूरी दुनिया से तो वो डॉलर्स पर ही की जाती है, और जब डॉलर्स की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होगा, अशिया खुरनोश की कीमत में भी इजाफा होगा, और महंगाई का एक ऐसा सुनामी आता है जिससे एक आम इंसान नहीं निपट सकता है। जनाब सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त,
ज़िंदगी रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।